हेलो बच्चों, वेलकम टू द फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने सीरीज का नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है हीट। ओके, पहले हमने इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में अच्छे से पढ़ा है और आज हम हीट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर हीट के रिलेटेड जो कंसेप्ट्स होते हैं जैसे कि रीजेनरेशन, उसके बाद में स्पेसिफिक हीट, लैटेंट हीट, उसके बाद में लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये सभी कंसेप्ट्स हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। यस, अब हीट को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? हीट इज वन टाइप ऑफ एनर्जी। वो क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हीट क्या है? हीट इज अ form of energy. Heat is the form of energy. Heat is nothing but the form of energy. किस फॉर्म में हमें दिखती है? वो किस फॉर्म में दिखती है? जब हम किसी चीज को गर्म करते हैं तो हमें फ्लेम्स दिखाई देती है, राइट? उसके पास अगर हम थर्मोमीटर लेकर जाते हैं तो थर्मोमीटर के अंदर हमें टेम्परेचर का राइज देखने को मिलता है। यस, उस हिसाब से हम ये बता सकते हैं कि वहां पर पर्टिकुलर कितने अमाउंट ऑफ हीट प्रेजेंट है। ओके, अब इसी के रिगार्डिंग अलग अलग कंसेप्ट्स हम आगे देखने वाले हैं। सो मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, क्या क्या देखने वाले हैं हम? लैटेंट हीट, उसके बाद में रिजर्वेशन, उसके बाद में एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, उसके बाद में ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी क्या होती है आपको पता होगा। यस और नो। देन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये 4-5 चीजें हम इस चैप्टर के अंदर काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं और समझने वाले हैं, राइट? इसके अंदर ये दो चीजें जो है ये तो काफी आसानी से सभी बच्चों को समझ जाती है अगर समझाने वाला है तो। लेकिन ये जो कंसेप्ट है जिसको हम एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर बोलते हैं, इसके अंदर काफी ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, राइट? वाटर जो है वो यूजुअली एक लिक्विड फॉर्म है, राइट? अगर रूम टेम्परेचर के ऊपर हम कंसीडर करें तो अगर 0 डिग्री की तरफ चले जाए तो वो सॉलिड फॉर्म में है, 100 डिग्री से ऊपर चले जाए तो वो स्टीम बन जाता है, भाप बन जाती है, राइट? सो इस पर्टिकुलर कंडीशन में मतलब सॉलिड, उसके बाद में लिक्विड, उसके बाद में गैसियस, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? स्टीम भी बोल सकते हैं। सो इस पर्टिकुलर फॉर्म में वाटर किस तरीके से बिहेव करता है, इसी को ही हम क्या बोलते हैं? एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, राइट? और इसी के बारे में आगे चल के काफी डिटेल में हम देखने वाले हैं। ओके, देन उसके बाद क्या है? ड्यू पॉइंट एंड ह्यूमिडिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब ये थोड़ी टेक्निकल चीजें हैं, 1 बाय 1 डेफिनेशन वाइज जिस तरीके से आपके बुक में दिया है उस तरीके से हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। ओके, सो फॉर योर कन्वीनियंस आई विल जस्ट रिड्यूस द ब्राइटनेस। ओके, गुड। देन मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखो, सबसे पहले हीट को ट्रांसफर करने के लिए, अब हीट प्रोड्यूस हो रही है तो डेफिनेटली वो ट्रांसफर भी होगी। यस और नो? इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग बट द वन फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब इलेक्ट्रिसिटी वहां पे प्रोड्यूस हो रही है तो डेफिनेटली वो क्या होगी? ट्रांसफर होगी। अब किसके थ्रू ट्रांसफर करते हैं हम? इलेक्ट्रिक वायर्स के थ्रू ट्रांसफर करते हैं, राइट? उसी तरीके से हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी और हीट एनर्जी को भी ट्रांसफर करने की जरूरत है या फिर वो ट्रांसफर होती है। अब ट्रांसफर होने के लिए उसके पास 3 तरीके हैं। सबसे पहला कौन सा है? कंडक्शन, दूसरा कौन सा है? रेडिएशन, और तीसरा कौन सा है? कन्वेक्शन। कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ये तीनों चीजें मेरे ख्याल से आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में सीखी होगी, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। यस और नो? कमेंट सेक्शन में बताओ। कंडक्शन मतलब डायरेक्ट कांटेक्ट जब आता है तो उसको कंडक्शन बोलते हैं। उसके बाद रेज जो है, सन रेज वैक्यूम के थ्रू ट्रेवल करके आते हैं, उसको हम रेडिएशन बोलते हैं। उसके बाद कन्वेक्शन करंट्स रहता है जो कि अर्थ के सरफेस के अंदर से आता है। अब इसके रिगार्डिंग मेरे ख्याल से प्रीवियस स्टैंडर्ड में आपको एक्सपेरिमेंट्स भी थे जिसके अंदर आप ये तीनों चीजों को अच्छी तरीके से समझ सकते हो। यू कैन रेफर योर प्रीवियस स्टैंडर्ड बुक, ओके, इफ यू हैव, राइट? देन मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये 3 चीजें आपको याद रखनी है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। अब क्या है अपने पास?
नेक्स्ट कंसेप्ट है कौन सा, लैटेंट हीट। कौन सा कंसेप्ट है, लैटेंट हीट का। लैटेंट हीट के कंसेप्ट के अंदर हमको एक एक्टिविटी दी गई है, सिंपल एक्टिविटी है। हमने एक स्टैंड लिया है, बर्नर लिया है, इसके अंदर आइस क्यूब्स को डाला है, उसके बाद इसके अंदर एक थर्मोमीटर को हमने इस तरीके से स्टैंड के माध्यम से फिट किया है, राइट। सो 4-5 चीजें हमने ली है, थर्मोमीटर, आइस क्यूब, बर्नर एंड स्टैंड। अब हम क्या करने वाले हैं, टेक अ फ्यू पीसेस ऑफ आइस इन द ग्लास बीकर एज शोन इन द फिगर। ग्लास बीकर के अंदर आइस के कुछ पीसेस आपको लेने हैं। देन इंसर्ट द बल्ब ऑफ थर्मोमीटर इन द आइस एंड मेजर इट्स टेम्परेचर। आइस के अंदर आपको थर्मोमीटर डालना है और उसका टेम्परेचर मेजर करना है, राइट। देन put the beaker on the stand and heat the ice using burner। बीकर को स्टैंड के ऊपर रख के हमें आइस को हीट करना शुरू करना है by using burner, right। then record the temperature using the thermometer after every minute। थर्मोमीटर के अंदर जो टेम्परेचर है उसको आपको हर मिनट में रिकॉर्ड करना है, राइट। देन as the ice is heated, it starts melting. Stir the mixture of ice and water. Continue the heating even after the ice starts melting. Draw a graph of temperature versus time। देखो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर आप जो ऑब्जर्वेशन करोगे उसके हिसाब से आपको टेम्परेचर वर्सेस टाइम का एक ग्राफ ड्रॉ करना है। अब वो ग्राफ किस तरीके से है नेक्स्ट स्लाइड में उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है एक बार आप ध्यान से देख लो। हमने क्या किया है, थर्मोमीटर को इसके अंदर बल्ब के अंदर डाला, बल्ब को डाला है थर्मोमीटर को। उसके बाद थर्मोमीटर के अंदर हमें कौन सा टेम्परेचर चेंज होता हुआ दिखेगा और किस तरीके से दिखेगा। कंडीशन क्या है कि हमको ये जो बर्नर है ये कंटिन्यूअसली चालू रखना है, यानी कि इस आइस क्यूब्स को हमें कंटिन्यूअसली हीट करते रहना है। उसके बाद इस थर्मोमीटर के अंदर क्या चेंजेस होंगे इसको आपको ऑब्जर्व करना है टेम्परेचर के अंदर, ओके। अब इसके रिगार्डिंग थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, राइट। देखो ऑब्जर्वेशंस क्या क्या है, क्या समझ में आया हमें इस एक्सपेरिमेंट से। सबसे पहला, द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर रिमेन्स 0 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर रिमेन्स 0 डिग्री सेल्सियस टिल द आइस मेल्ट्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसी को ही आपको समझना जरूरी है। जब तक आइस जो है उस बीकर के अंदर का पूरी तरीके से वाटर के अंदर कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक उसका टेम्परेचर थर्मोमीटर के अंदर हमें क्या शो करेगा बेटा, 0 डिग्री सेल्सियस शो करेगा। कितना शो करेगा, 0 डिग्री सेल्सियस। कब तक, जब तक वो जो आइस क्यूब्स है वो हीट कर करके जब तक पानी के अंदर कन्वर्ट ना हो जाए तब तक हमें थर्मोमीटर के अंदर क्या रीडिंग देखने को मिलेगी, 0 डिग्री सेल्सियस। क्या देखने को मिलेगी, 0 डिग्री सेल्सियस। यहां तक बात क्लियर है। देन नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या कहता है, इफ वी कंटिन्यू हीटिंग इवन आफ्टर कन्वर्जन ऑफ ऑल द आइस into water, the temperature of water starts rising and reaches to 100 डिग्री सेल्सियस। देखो सिंपल सी बात है, क्या बात है, जब तक आइस क्यूब्स है, जब तक उसका पूरा का पूरा आइस क्यूब का पानी के अंदर कन्वर्जन नहीं हुआ है तब तक हमें थर्मोमीटर के अंदर क्या रीडिंग शो करेगा बेटा, 0 डिग्री सेल्सियस। क्या रीडिंग शो करेगा, 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जैसे ही पूरा का पूरा आइस पानी के अंदर कन्वर्ट हो जाए तब पानी का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, यस और नो। तब आपको थर्मोमीटर के रीडिंग के अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे जब पूरा आइस कन्वर्ट हो जाएगा वाटर के अंदर, राइट। अब टेम्परेचर कब तक बढ़ेगा, 0 डिग्री सेल्सियस तक। कब तक बढ़ेगा, 0 डिग्री सेल्सियस, सॉरी, टेम्परेचर कब तक बढ़ेगा, 100 डिग्री सेल्सियस तक। कब तक बढ़ेगा, 100 डिग्री सेल्सियस तक। At this temperature, water starts converting into steam। अब आपको पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी जो है वो उबलने लगता है, बॉईल करने लगता है, और उसी टेम्परेचर के ऊपर वाटर जो है वो स्टीम के अंदर कन्वर्ट होना शुरू होता है, यस और नो। उसी टेम्परेचर पे क्या होता है, जो पानी है वो भाप बनना यानी कि स्टीम बनने की प्रोसेस शुरू होती है। अंडरस्टूड, यस और नो, ओके। The temperature of water remains constant at 100 degree Celsius till all water converts into steam। अब देखो
इस एक्सपेरिमेंट को अगर आप अच्छे से समझ लेते हो तो आगे आने वाले 2-4 जो कंसेप्ट्स है उसको भी आप अच्छी तरीके से ग्रास्प कर पाओगे। सिर्फ ये जो ऑब्जर्वेशंस है इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, इस एक्टिविटी के अंदर, ये आपको अच्छी तरीके से समझने हैं। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन है, पानी के अंदर जब तक पूरा का पूरा आइस पानी में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक उसका टेम्परेचर कितना रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद पानी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा, लेकिन पानी का टेम्परेचर कब तक बढ़ेगा, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या होगा, पानी का भाप में कन्वर्जन होना शुरू होगा, है ना। अब लास्ट स्टेटमेंट में क्या बोला जा रहा है, द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिमेन्स कांस्टेंट एट 100 डिग्री सेल्सियस टिल ऑल द वाटर कन्वर्ट्स इनटू स्टीम। मतलब जब तक पूरा का पूरा पानी स्टीम के अंदर कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक उस पानी का, उस स्टीम का टेम्परेचर कितना रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस। कितना रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस। देखो यहां पर दो कंडीशंस है ना। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि सॉलिड से ट्रांसफॉर्मेशन जब हो रहा है लिक्विड तक, तो सॉलिड का जो टेम्परेचर है यानी कि आइस का जो टेम्परेचर है वो कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। और जब तक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, हो जाएगा, तब तक उसका टेम्परेचर कितना रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस, राइट। अब यहां पे फेज किस तरीके से चेंज हो रहा है, यहां पर जो लिक्विड वाटर है वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। अब यहां पर भी कंडीशन क्या है, वो कब तक 100 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा, जब तक पूरा का पूरा पानी भाप में कन्वर्ट नहीं हो जाता। कब तक 100 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा, जब तक पूरा पानी जो है वो भाप के अंदर कन्वर्ट नहीं हो जाता। यहां तक बात क्लियर है, समझ में आ रही है चीजें, यस और नो। अगर डाउट डिफिकल्टी है तो कमेंट सेक्शन में मुझे आप पूछ सकते हो, लेकिन ये बात आप ध्यान में रखना, इस एक्सपेरिमेंट को माइंड में फिट करके रखना, ताकि आने वाले जो चीजें है उसको हम फटाफट से समझ सके, है ना, आपके दिमाग में ये अच्छी तरीके से घुस सके। ओके, देन मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अब हमें क्या बोला गया था कि टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ को हमें ड्रॉ करना था, है ना। वी हैव टू ड्रॉ द टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ। अब इसके अंदर इस ग्राफ को अच्छी तरीके से आप ऑब्जर्व करो। यहां पर हमने टाइम लिया है मिनट्स के अंदर, यहां पे हमने टेम्परेचर लिया है, क्या लिया है, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस के अंदर। यहां पे 0 डिग्री सेल्सियस 0 मिनट टाइम है ना। उसके बाद जैसे जैसे लाइन ए बी, यहां पे लाइन ए बी दिख रही है क्या आपको, यस, यू कैन सी द लाइन ए बी। आई विल जस्ट चेंज द कलर ऑफ पेन, यू कैन सी दिस लाइन ए बी। Is this visible? Yes. लाइन ए बी जो है, लाइन ए बी रिप्रेजेंट्स कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। लाइन ए बी हमें क्या बताती है, कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर। क्या बताती है, कन्वर्जन ऑफ आइस इनटू वाटर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर आइस का कन्वर्जन हो रहा है, किसमें, वाटर में। देखो ना आप, यहां पर टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन टेम्परेचर के अंदर कोई राइज है क्या, नहीं, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस का 0 डिग्री सेल्सियस ही है। ओके, देन व्हेन ice heated it melts at 0 degree Celsius and converts into water at this constant temperature। अब ये constant temperature पे जब आइस को हीट किया जाता है तब आइस के बॉन्ड्स जो है वो मेल्ट हो जाते हैं, आइस जो है वो मेल्ट हो जाता है और कन्वर्ट होने लगता है लिक्विड फॉर्म में, यानी कि वाटर के अंदर। अंडरस्टूड? देन द आइस एब्जॉर्ब्स द हीट एनर्जी ड्यूरिंग दिस ट्रांजिशन। आइस क्या कर रहा है, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है और उसके अंदर जो बॉन्ड्स है, मतलब जो बॉन्ड्स उसको सॉलिड स्टेट में बना के रख रहे हैं, उस बॉन्ड्स को वो ब्रेक कर रहा है। हीट एनर्जी ले रहा है, उसके अंदर के बॉन्ड्स को ब्रेक करके खुद को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, यानी कि वाटर में कन्वर्ट कर रहा है, राइट। देन एंड द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी कंटिन्यूस टिल ऑल द आइस कन्वर्ट्स इनटू वाटर। अब आइस कब तक एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, अब आप खाना कब तक खाओगे, जब तक आपका पेट भर नहीं जाता, है ना। इसलिए आइस कब तक एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, जब तक वो पूरा का पूरा पानी के अंदर कन्वर्ट नहीं हो जाता। आइस कब तक एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, जब तक पूरा का पूरा आइस पानी के अंदर कन्वर्ट नहीं हो जाता, राइट। देन
the temperature remains constant during this transition. This constant temperature at which the ice converts into water is called the melting point of ice, है ना। melting point of ice, melting point, boiling point, ये सभी चीजें आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में अच्छी तरीके से पढ़ी है ना, अगर ईमानदारी से पढ़ाई की है तो। देन यहां पर क्या बोला जा रहा है, इस कांस्टेंट टेम्परेचर के अंदर, दिस कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच द आइस कन्वर्ट्स इनटू वाटर, आइस जो है वो वाटर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। इसी को क्या बोला जाता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस बोला जाता है ना। जिस कांस्टेंट टेम्परेचर पे आइस जो है वो पानी के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। अंडरस्टूड, यहां तक बात क्लियर है, यस और नो, कमेंट सेक्शन में बताओ। ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, दिस इज नॉट टू मच डिफिकल्ट, ये ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है और उम्मीद है कि आपको क्लियर दिख रहा होगा। ओके, इसके अंदर सिर्फ एक इस पे टाइम मार्क किया है, टेम्परेचर मार्क किया है डिग्री सेल्सियस पे। यहाँ पे लाइन ए बी हमें क्या शो कर रही है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, आइस का कन्वर्जन हो रहा है, किसके अंदर, वाटर के अंदर। अंडरस्टूड, यहां तक बात क्लियर है, यस और नो। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, राइट। अब थोड़े और कंसेप्ट्स आपको देखने हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, इसके अंदर कुछ और ऑब्जर्वेशंस है ग्राफ के अंदर। Thus ड्यूरिंग ट्रांजिशन ऑफ सॉलिड फेज टू लिक्विड फेज, जब सॉलिड फेज से लिक्विड फेज में ट्रांजिशन हो रहा है, द ऑब्जेक्ट एब्सॉर्ब्स हीट एनर्जी बट इट्स टेम्परेचर डज नॉट इंक्रीज। क्या बोला जा रहा है, when I will just change the color of pen, just a minute, okay, I will erase this, okay। हाँ, क्या बोला जा रहा है, when ऑब्जेक्ट एब्सॉर्ब्स हीट एनर्जी, ऑब्जेक्ट जब हीट एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है, when ऑब्जेक्ट एब्सॉर्ब्स द हीट एनर्जी, देन क्या होता है, वो हीट एनर्जी तो एब्सॉर्ब कर रहा है, वो सॉलिड से लेके लिक्विड फेज में ट्रांसफर भी कर रहा है, लेकिन but its temperature does not change, its temperature does not change। इसका टेम्परेचर जो है वो चेंज हो रहा है क्या, नहीं। यहां पे आप ग्राफ के अंदर आप ऑब्जर्व कर सकते हो, कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है, क्या हो रहा है, सॉलिड फेज टू लिक्विड फेज में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, सॉलिड फेज टू लिक्विड फेज में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ये बात क्लियर है, यस और नो, ओके। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला जा रहा है, दिस हीट एनर्जी इज यूटिलाइज फॉर वीकनिंग द बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन द सॉलिड एंड ट्रांसफॉर्म इट इनटू लिक्विड फेज, है ना। अब ये हीट एनर्जी जो एब्जॉर्ब की जा रही है, ये क्या करती है, जो सॉलिड के अंदर बॉन्ड्स है उसको ब्रेक करने का काम करती है। जैसे जैसे बॉन्ड्स ब्रेक होंगे उस तरीके से फिर क्या होगा, इसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, किसके अंदर, लिक्विड फेज के अंदर। किसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, लिक्विड फेज के अंदर। अंडरस्टूड, ये बात क्लियर है, ओके। देन मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहां पर दो कंसेप्ट्स हमें अभी देखने हैं जिसको आप ध्यान से समझो, ओके। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, क्या देखना है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और उसके साथ हमें क्या देखना है, स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, है ना। लैटेंट हीट के बारे में पढ़ रहे हैं ना हम, तो इसके अंदर हमें दो कंसेप्ट देखने। सबसे पहला कंसेप्ट हमें क्या कहता है, देखो, द हीट एनर्जी एब्सॉर्ब एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। हीट एनर्जी जो है जब कांस्टेंट टेम्परेचर पे एब्जॉर्ब होती है, कौन एब्जॉर्ब करता है, सॉलिड सब्सटेंस एब्जॉर्ब करता है। क्यों एब्जॉर्ब करता है, सॉलिड का ट्रांसफॉर्मेशन लिक्विड के अंदर करने में, राइट। देन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड द लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उसी को हम क्या बोलते हैं, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सिंपल डेफिनेशन है, याद रखना है और एग्जाम में भी यही लिखना है ना। द हीट एनर्जी एब्सॉर्ब at a constant temperature during transformation of solid into liquid is called the latent heat of fusion।
मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पे जितनी भी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, कब? जब सॉलिड का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है लिक्विड के अंदर, तब हम उसको क्या बोलेंगे? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अंडरस्टूड? गॉट माय पॉइंट? ओके। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी absorbed at a constant temperature by unit mass of solid to convert it into liquid phase is called the specific latent heat। अब latent heat of fusion हमने देख लिया, लेकिन specific latent heat of fusion क्या है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे जितने भी अमाउंट ऑफ हीट जो है वो एब्जॉर्ब होगी बाय यूनिट मास, वन यूनिट मास के लिए, फॉर 1 यूनिट मास के लिए, है ना, 1 यूनिट मास के लिए जितनी भी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी टू कन्वर्ट सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड इनटू लिक्विड, है ना। 1 यूनिट मास को सॉलिड से लिक्विड में ट्रांसफर करने के लिए जितनी भी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी उसको हम क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अंडरस्टूड? दोनों चीजें क्लियर है? यस और नो? यस और नो? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड उसके बाद में स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये दोनों चीजें आपके दिमाग में आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए, राइट? देन मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, अब फिर से ग्राफ की तरफ आइए। ग्राफ के अंदर क्या बोला जा रहा है, आगे का ऑब्जर्वेशंस करेंगे हम। सबसे पहले तो सॉलिड टू लिक्विड का ऑब्जर्वेशन करके हमने दो कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लिया है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब और आगे का ऑब्जर्वेशन करके हमें और दो चीजें पढ़नी है। क्या है वो? नेक्स्ट स्लाइड में आपको पता चलेगा। वंस ऑल द आइस इज ट्रांसफॉर्म इनटू वाटर, एक बार पूरा का पूरा आइस जो है वो वाटर के अंदर ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। द टेम्परेचर ऑफ वाटर स्टार्ट्स राइजिंग, वाटर का टेम्परेचर जो है वो राइज होना शुरू करता है। यस और नो? जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट जब आपको मैंने समझाया उस वक्त बताया था, राइट? देन इट इंक्रीजेस अप टू 100 डिग्री सेल्सियस, उसका टेम्परेचर कितना इंक्रीज होगा? 100 डिग्री सेल्सियस तक। लाइन BC इन द ग्राफ, BC दिख रही है क्या आपको? आई विल मार्क इट, ओके। लाइन BC इन द ग्राफ, मेरे ख्याल से आपको अभी क्लियरली दिख रहा होगा। ग्राफ के अंदर जो लाइन BC है वो क्या करता है? रिप्रेजेंट्स द राइज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। आपको पता है कि B पॉइंट तक आते आते वाटर उस सॉल्यूशन का, उस मतलब उस आइस क्यूब्स का और मतलब पिघले हुए बर्फ का जो टेम्परेचर था वो कितना था? 0 था, 0 डिग्री। यहाँ पे ग्राफ पे आपको दिख रहा है। लेकिन जैसे जैसे ये टाइम बीतता जाएगा पानी का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और कब तक बढ़ेगा? आप देखो यहां पर 100 डिग्री सेल्सियस से एक लाइन ड्रॉ की जा रही है ना। कब तक बढ़ेगा? 100 डिग्री सेल्सियस तक। कब तक बढ़ेगा? 100 डिग्री सेल्सियस तक। अंडरस्टूड? गॉट माय पॉइंट? ओके। देयरआफ्टर even though heat energy is supplied to water, its temperature does not rise। एक बार 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। देखो ये जो एक्सपेरिमेंट में चीजें हमने डिस्कस की थी सभी चीजें हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन वहां पे हमें एक बीकर, एक पॉट, उसके अंदर थर्मोमीटर और आइस क्यूब थे। लेकिन यहां पर हमारे पास क्या है? ग्राफ है, और ग्राफ की मदद से हम सभी चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ओके, देन thereafter even though heat energy is supplied to water, its temperature does not rise। वाटर को हीट एनर्जी सप्लाई करने के बाद भी जब वो 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा, उसके बाद भी अगर आप वाटर को हीट एनर्जी सप्लाई करते हो तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा क्या? नहीं। द टेम्परेचर डज नॉट राइज। द हीट एनर्जी इज एब्सॉर्ब बाय वाटर एट दिस टेम्परेचर एंड यूज्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड एंड कन्वर्ट द लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट। क्या बोला गया है? समझे क्या? नहीं तो मैं समझाता हूं। क्या बोला गया है? देखो एक बार जैसे ही ये पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा तो 100 डिग्री सेल्सियस पे जाने के बाद
क्या होगा, जो हीट एनर्जी आ रही है ओके उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा। अब किस लिए एब्जॉर्ब किया जाएगा, क्योंकि जो लिक्विड फॉर्म का वाटर है उसका स्टेट चेंज करने के लिए, मतलब लिक्विड टू गैसियस स्टेट में ट्रांसफॉर्म होने के लिए उस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाएगा। इसलिए 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा क्या, नहीं। यहां तक बात क्लियर है, यस और नो। काफी डिटेल में मैंने आपको ये सभी चीजें पढ़ा दी है ओके। फिर भी अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हो ओके। मेरे ख्याल से इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, राइट। ये तीनों चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब आगे कंसेप्ट जो है वो हम देखेंगे ओके। हाँ देखो क्या लिखा है, Thus, during transformation from liquid phase to gas phase, heat energy is absorbed by the liquid, but its temperature does not change। पहले की तरह ही है ना। जब लिक्विड फेज से गैसियस फेज में ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो हीट एनर्जी लिक्विड एब्जॉर्ब करेगा और उसका टेम्परेचर चेंज होगा क्या, नहीं। टेम्परेचर बढ़ेगा क्या, नहीं। कंडीशन क्या है कि हीट जो है वो कंटिन्यूअसली चालू रखनी है, देते रहना है। The constant temperature at which the liquid transforms into gaseous state is called boiling point of the water। मतलब उस कांस्टेंट टेम्परेचर पे 100 डिग्री सेल्सियस पे जब लिक्विड फॉर्म वाटर जो है वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड बोलते हैं, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर भी बोल सकते हैं इस पर्टिकुलर कंडीशन में। बात क्लियर है, यस और नो, समझ रहा है। अब हम दो चीजें और देखेंगे है ना नेक्स्ट स्लाइड में। ये अगर क्लियर है माइंड में फिट कर लो इसको ओके। देन हाँ, अभी हमें दो चीजें हैं, क्या है, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। पहले हमने क्या देखा, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और उसके बाद क्या देखा, स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब हम क्या देखने वाले हैं, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, है ना। दोनों चीजें देखेंगे। सबसे पहला डेफिनेशन मैं रीड करता हूं, द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिक्विड इनटू गैस इज कॉल्ड द लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। मतलब उस कांस्टेंट टेम्परेचर पे कब, जब लिक्विड फॉर्म कन्वर्ट हो रहा है गैसियस फॉर्म में, उस वक्त जितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। कब, जब लिक्विड से गैसियस ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उसमें जितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी लगेगी उसको हम क्या बोल सकते हैं, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। उसके बाद the amount of heat energy absorbed at a constant temperature by unit mass of liquid to convert into gaseous phase, है ना। 1 unit mass of liquid को कन्वर्ट करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट लगेंगी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर is called specific latent heat of vaporization। इसी को हम क्या बोलेंगे, specific latent heat of vaporization। ओके, अंडरस्टूड, यस और नो। 1 यूनिट मास ऑफ लिक्विड को कन्वर्ट करना है गैसेस फॉर्म में, तो उसके लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट लगेगी उसको ही हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यहां तक बात क्लियर है। हमने आज 4 चीजें पढ़ी है। सबसे पहला लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, उसके बाद में स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब 2 चीजें और पढ़ी है, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और उसके बाद लैटेंट हीट ऑफ स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, राइट। उसके पहले हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है और उस एक्सपेरिमेंट के हिसाब से हमने इन सभी कंसेप्ट्स को पढ़ने की कोशिश की है। ओके, अंडरस्टूड। ये जो कंसेप्ट्स है ये आपके माइंड में जो है वो क्लियर फिट होने चाहिए, है ना। क्लियरली आपके माइंड में ये फिट होने चाहिए, तब जाके आगे आने वाले जो चीजें हैं ये आपको समझ में आएगी। ओके, अंडरस्टूड। यहां तक बात क्लियर है, यस और नो। हाँ,
यहाँ पर एक चार्ट दिया है, वैल्यूज ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, अलग अलग सब्सटेंसेस के वैल्यूज यहाँ पर दिए गए, जैसे कि वाटर मेल्टिंग पॉइंट 0, उसके बाद में बॉइलिंग पॉइंट 100, देन स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना है 333, उसके बाद में कैलोरीज पर ग्राम कितनी है 80 किलोजूल पर केजी, स्पेसिफिक लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना है 2256, उसके बाद में कैलोरीज पर ग्राम कितनी है 540, है ना। आप इसको देख सकते हो, पढ़ सकते हो, है ना, पूरा का पूरा चार्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, यू कैन रीड दिस, यू कैन रिमेंबर दिस, ओके, इफ यू वांट, ओके, दैट्स ऑल। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, okay, okay, that's all for the today. Then we will continue for the next concept in the next lecture of this chapter, and thank you so much for watching. Please share this video with your friends, do hit the like button, don't forget to comment and subscribe to the Physics Gyan Mukesh Naik YouTube channel. Thank you so much.